KP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग अध्याय 12 विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले इसके परिचय में कि पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। पर्यावरण का सीधा संबंध जलवायु से है। जीवधारियों के जीवन का आधार जल और वायु ही है और इस प्रकार से जल और वायु का समन्वय जलवायु है, जिसके विषय में जानने की जिज्ञासा होना स्वाभाविक ही है। और इस प्रकार से जलवायु विज्ञान के माध्यम से ही इस जिज्ञासा को शांत किया जा सकता है और इस प्रकार से विश्व को भौतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से भली प्रकार जानने का माध्यम जलवायु ही है। विश्व की जलवायु का अनुशीलन जलवायु संबंधी विवरण एवं आंकड़ों को संगठित करके किया जा सकता है। जलवायु ही वह तत्व है जो इस धारा पर प्रजातियों, आर्थिक क्रियाकलापों, वनस्पतियों और जीव जंतुओं की उत्पत्ति और वितरण को निर्धारित करता है। मनुष्य का रंग, रूप, आकार, प्रकार, आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिवेश सब कुछ जिस कारक द्वारा निर्मित किया जाता है उसे ही जलवायु कहा जाता है। जलवायु को ठीक से समझने के लिए निम्न 3 उपागमों का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें पहला है आनुभाविक उपगमन, दूसरा है जननिक उपगमन, तीसरा है अनुप्रयुक्त अनुगमन। और इस प्रकार से जैव विविधता जलवायु की ही देन है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पर्यावरण की समग्रता में जलवायु ही अंतर्निहित होती है। विश्व भर में क्षेत्रीय विभिन्नताएं इसीलिए विद्यमान हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कोपन की जलवायु वर्गीकरण की पद्धति। आइए देखते हैं। जलवायु के वर्गीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए बी कोपेन का वर्गीकरण संदर्भित है। कोपेन महोदय ने जलवायु वर्गीकरण के लिए आनुभविक पद्धति को अपनाया और वनस्पति के वितरण और जलवायु के मध्य घनिष्ठ संबंधों को आधार बनाया और इस प्रकार से वर्षा एवं तापमान के मध्यमान वार्षिक एवं मध्यमान मासिक आंकड़ों को आनुभविक पद्धति में ग्रहण किया। 1918 में विकसित की गई जलवायु वर्गीकरण की वह पद्धति, जिसमें उसने अंग्रेजी के छोटे बड़े अक्षरों का प्रयोग किया, आज भी प्रचलित तथा मान्य है। इस प्रकार से कोपन ने 5 जलवायु समूह निर्धारित किए, जिनमें से 4 तापमान पर और 1 वर्षण पर आधारित हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि कोपन के अनुसार जलवायु समूह। आइए देखते हैं, जिसमें साड़ी दिया गया है। साड़ी में 2 कॉलम बने हुए हैं, एक में समूह है, दूसरे में लक्षण है। समूह में ए है उष्णकटिबंधीय। इसके अंतर्गत बताया गया है सभी महीनों का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक। दूसरा है बी यानी शुष्क जलवायु। इसमें बताया गया है कि वर्षण की तुलना में विभव वाष्पीकरण की अधिकता। तीसरा है सी कोष्ण शीतोष्ण। इसके अंतर्गत सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक किंतु 18 डिग्री सेल्सियस से कम मध्य अक्षांशीय जलवायु आती है। और आगे है डी
शीतल हिमपवन जलवायु। इसके अंतर्गत वर्ष के सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 0 अंश तापमान से 3 डिग्री नीचे है। और नेक्स्ट है ई या शीत। इसके अंतर्गत सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम। आगे है लास्ट में एच है उच्च भूमि। इसके अंतर्गत ऊंचाई के कारण शीत को शामिल किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे कि कोपेन महोदय ने कैपिटल अक्षर ए बी सी डी ई और एफ के माध्यम से जलवायु के मुख्य प्रकारों तथा छोटे अक्षरों से जलवायु के उपविभागों को दर्शाया है। कोपेन के अनुसार जलवायु प्रकार, जिसमें 4 कॉलम बने हुए हैं। एक में समूह है, दूसरे में प्रकार है, तीसरे में कूट अक्षर है और चौथे में लक्षण। आइए देखते हैं। ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के इसको रखा गया है। पहला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र, जिसके अंतर्गत एएफ इसको कहा जाता है। दूसरा है उष्णकटिबंधीय मानसून, इसको एएम कूट अक्षर से जाना जाता है। तीसरा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क, इसका कूट अक्षर एडब्ल्यू है। आगे चलते हैं। आगे दूसरी जलवायु है बी शुष्क जलवायु। इसको भी 4 प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी, जिसको BSH कूट अक्षर से दिखाया जाता है। दूसरा है उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल, इसको BWH। और तीसरा है मध्य अक्षांशीय स्टेपी, इसके अंतर्गत BSK। आगे है मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, इसके अंतर्गत BWK। आगे है तीसरा है सी कोष्ण शीतोष्ण जलवायु या कह लीजिए मध्य अक्षांशीय जलवायु। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय, इसे CF1। दूसरा है भूमध्य सागरीय, जिसे CSA को। तीसरा है समुद्री पश्चिम तटीय, इसको CFB। आगे है नेक्स्ट क्लाइमेट, जिसको कहते हैं डी शीतल हिमवन जलवायु। इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है आर्द्र महाद्वीपीय, जिसे DF कूट अक्षर से दिखाया जाता है। दूसरा है उप उत्तर ध्रुवीय, इसके अंतर्गत DW। आगे है तीसरा है टुंड्रा जलवायु, इसका कूट अक्षर है ET। आगे चलते हैं। आगे है नेक्स्ट क्लाइमेट ई शीत जलवायु। और शीत जलवायु के अंतर्गत ध्रुवीय हिमटोपी आता है और इसका जो कूट अक्षर है वो EF है। और आगे चलते हैं। आगे है नेक्स्ट क्लाइमेट, जिसे EF या उच्च भूमि कहा जाता है और इसे उच्च भूमि जलवायु में ही बांटा गया है। इसका कूट अक्षर H है। आगे हम लोग देखेंगे। कोपेन का वर्गीकरण परिमाणात्मक क्वांटिटेटिव होने के कारण अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि जलवायु प्रदेशों की सीमाओं के निर्धारण में तापक्रम तथा वर्षा संबंधी संख्यात्मक मूल्यों का प्रयोग किया गया है। कोपेन ने विश्व को 5 वनस्पति मंडलों में कैंडोल के अनुसार विभाजित किया है, जिसको उन्होंने अंग्रेजी के ABCD तथा E अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया निम्न प्रकार से है। पहला है A उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, दूसरा है B शुष्क जलवायु। और आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे तीसरा है उष्णार्ध समशीतोष्ण जलवायु। आगे है D शीत शीतोष्ण जलवायु। E है ध्रुवीय जलवायु। और अतिरिक्त कुछ अन्य वर्णों का भी प्रयोग किया गया है, जो कि वर्षा की अवधि को इंगित करते हैं। और आगे चलते हैं।
आगे हम लोग देखेंगे एच, औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। के है औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। एफ है वर्ष भर वर्षा। एस है ग्रीष्मकाल शुष्क। डब्लू है शीतकाल शुष्क। एम है मानसूनी प्रचुर वर्षा। और बड़े संकेत में देखेंगे कि एस अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु। डब्लू है शुष्क जलवायु। और आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कोपेन ने जलवायु के 5 प्रमुख समूहों को वर्षा और तापमान की अवस्थाओं के अनुसार 11 उप जलवायु प्रकारों में विभक्त किया है, जो इस प्रकार है। इसका अध्ययन करते हैं, जिसमें पहला है ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। आइए देखते हैं। इस जलवायु वाले भागों में प्रत्येक माह का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। इस जलवायु में तापमान की एकरूपता पाई जाती है तथा शीत यहाँ बिल्कुल नहीं होती है और वर्षा वर्ष पर्यंत तीव्र गति से होती है। वार्षिक वाष्पन वर्षा की तुलना में कम होता है। वर्षा की अवस्थाओं में इस जलवायु प्रदेश में सर्वत्र एक रूपता नहीं मिलती है और इस प्रकार वर्षा, ताप एवं शुष्कता के आधार पर इसे 3 उपवर्गों में बांटा गया है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। पहला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। आइए देखते हैं। इसको एएफ अक्षर से दिखाया जाता है। आगे है दूसरा उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु एडब्ल्यू। जिस आगे है नेक्स्ट उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रदेश, या जिसे एएम सांकेतिक अक्षर से जाना जाता है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। दूसरा है बी शुष्क जलवायु। वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होता है, इस कारण यहाँ अतिरिक्त जल का अभाव रहता है। वार्षिक तापक्रम तथा वर्षा एवं अधिकतम वर्षा वाले महीनों के आधार पर इस जलवायु को 2 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला है अर्ध शुष्क जलवायु, जिसे बीएस या कह लीजिए इसे स्टेपी जलवायु भी कहा जाता है। इस प्रदेश में वर्षा की मात्रा 58 से 75 सेंटीमीटर तक होती है। तापमान के आधार पर स्टेपी जलवायु को पुनः 2 वर्गों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहला है ए उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु, जिसे बीएसएच के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है शीत कटिबंधीय स्टेपी जलवायु, जिसे बीएसके के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। दूसरा है मरुस्थलीय जलवायु, जिसको बीडब्ल्यू सांकेतिक अक्षर से जाना जाता है। इस जलवायु वर्ग में वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। भयंकर शुष्कता के कारण ही इसे मरुस्थलीय जलवायु कहा जाता है और इस प्रकार से तापमान के आधार पर इसे 2 वर्गों में भी बांटा गया है। आगे है, पहला है इसमें ए उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, जिसे BWH के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा है शीत कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, जिसे BW के अक्षर से जाना जाता है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। तीसरा है सी उष्ण आर्द्र शीतोष्ण जलवायु। इस जलवायु वर्ग को मध्यतापीय या मेसोथर्मल जलवायु भी कहा जाता है। सबसे ठंडे महीने का तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस से कम लेकिन 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। वर्षा के मौसमी वितरण के आधार पर इसको 3 जलवायु प्रकारों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहला है उष्ण शीतोष्ण आर्द्र जलवायु या CF, और नेक्स्ट है उष्ण शीतोष्ण आर्द्र जलवायु या कह लीजिए CW। आगे है तीसरा उष्ण शीतोष्ण आर्द्र जलवायु। आइए देखते हैं, इसे CA अक्षर से जाना जाता है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। चौथा है
डी शीत शीतोष्ण जलवायु। इसके अंतर्गत सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। उष्णतम महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। इस जलवायु में धरातल कई महीने तक हिमाच्छादित रहता है। इसके 2 उपविभाग किए जाते हैं, जिसमें पहला है शीत शीतोष्ण आर्द्र जलवायु या कह लीजिए DF। आगे है दूसरा है शीत शीतोष्ण आर्द्र जलवायु DW। आगे है पांचवा है ध्रुवीय जलवायु या पोलर क्लाइमेट। आइए देखते हैं। उष्णतम महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, लेकिन 0 सेल्सियस से अधिक रहता है। इसमें कोई ग्रीष्म ऋतु नहीं होती है। इसे 2 वर्गों में बांटा जाता है। पहला है टुंड्रा जलवायु, जिसे ET कहा जाता है, और दूसरा है ध्रुवीय हिमाच्छादित जलवायु या कह लीजिए EF। आगे चलते हैं। आगे हम लोग इसके आलोचना में देखेंगे कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का सबसे बड़ा दोष यह है कि तापमान और वर्षा के समान वाष्पीकरण को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त नहीं किया गया है। आलोचना में यह कहा जा सकता है कि इन्होंने वर्षा की प्रभावशीलता को अधिक महत्व दिया। जलवायु को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों, धरातलीय संरचना, सागरीय धाराओं, पवन परिसंचरण को उन्होंने कोई महत्व नहीं दिया। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे जलवायु परिवर्तन। आइए देखते हैं जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत मौसम की हेरफेर और जलवायु चक्र का बदलना जलवायु की प्रमुख विशिष्टता है। वर्तमान में हम जिस जलवायु का अनुभव कर रहे हैं वह थोड़े थोड़े परिवर्तन के 10,000 वर्षों का परिणाम है। पृथ्वी के उद्भव और विकास से आज तक जलवायु में अनेक परिवर्तन हो चुके हैं और इस प्रकार से मौसम की औसत दशाओं में होने वाले बदलाव का अनुभव ही जलवायु परिवर्तन कहलाता है। पृथ्वी पर अनेक कालों में जलवायु परिवर्तन होते रहे हैं। हिमयुग और अंतर हिमयुग इसके प्रमाण हैं। जलवायु परिवर्तन भू आकृतिक लक्षणों, ऊंचाइयों तथा उच्च अक्षांशों में हिमानियों के आगे बढ़ने या पीछे हटने के उदाहरण जलवायु परिवर्तन का अनुभव कराते हैं और इस प्रकार से ऐतिहासिक विवरण तथा साक्ष्य जलवायु परिवर्तन के प्रमाण हैं। इस प्रकार से भूगोलविदों ने जलवायु परिवर्तन को एक प्राकृतिक और सतत प्रक्रिया स्वीकार किया है। ठीक। और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे अभिनव पूर्व काल में जलवायु। आइए देखते हैं। आधुनिक काल से लेकर सभी कालों में जलवायु परिवर्तन का चक्र गतिमान रहा है। गत शताब्दी के 90 के दशक में सर्वाधिक उल्लेखनीय जलवायु परिवर्तन की घटनाएं घटी और इस प्रकार से इस काल में ऊंचे तापमान के साथ साथ बाढ़ों का विनाश रहा है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे जलवायु परिवर्तन के कारण। आइए देखते हैं। जलवायु परिवर्तन एक नहीं वरन अनेक कारणों की देन है। इसके लिए खगोलीय तथा पार्थिव कारण उत्तरदायी हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है सौर कलंक। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे मिलीकोविच दोलन है ज्वालामुखी क्रियाएं। ज्वाला है। चौथा है ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव। आगे है भूमंडलीय ऊष्मन, ग्लोबल वार्मिंग। आइए देखते हैं। वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण जो गैसें संगठित हो रही हैं, उनके प्रभाव से समूचे विश्व में तापमान निरंतर बढ़ रहा है। अतः ग्रीन हाउस गैसों की निरंतर तापवृद्धि की प्रक्रिया से विश्व भर में तापमान बढ़ने की प्रवृत्ति को भूमंडलीय ऊष्मन कहा जाता है। वर्तमान समय में भूमंडलीय ऊष्मन एक गंभीर समस्या बनकर उभरी है। भूमंडलीय ऊष्मन के लिए ग्रीन हाउस गैसें सर्वाधिक उत्तरदायी। आगे है ग्रीन हाउस प्रभाव या कह लीजिए ग्रीन हाउस इफेक्ट। वायुमंडलीय तापन को उत्पन्न करने वाली प्रक्रियाओं को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं।
धरातल पर वायुमंडल में बढ़ रही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सूर्य से आने वाली लघु तरंगों को नीचे धरातल की सतह तक आने देती है, किंतु पार्थिव विकिरण उन तरंगों को ऊपर अंतरिक्ष में जाने से रोक देता है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। और इस प्रकार से वर्तमान में जीवाश्म ईंधन के भारी मात्रा में दहन के कारण वायुमंडल में भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें एकत्रित हो रही। शीत जलवायु के क्षेत्रों में ग्रीन हाउस कांच का बना हुआ घर होता है, जो सौर विकिरण की लघु तरंगों के लिए पारदर्शी होता है, परंतु बाहर जाने वाली तरंगों के लिए अपारदर्शी। इससे कांच के घर में तापमान बढ़ जाता है। जाड़ों में कांच के दरवाजों वाला वाहन बाहर की अपेक्षा अधिक गर्म होता है। ग्रीन हाउस के प्रभाव से वैश्विक तापन तथा ओजोन की परत में छेद होने की संभावना जैसी दुश्चिंताओं के साथ साथ जलवायु परिवर्तन की भयानक समस्या उत्पन्न हो गई। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे ग्रीन हाउस गैसें। आइए देखते हैं, मानवीय क्रियाओं के कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसें संगठित हो गई हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, तीसरा है मीथेन CH4 और आगे है चौथा नाइट्रस ऑक्साइड N2, आगे है ओजोन O3 और इसके बाद छठा है अन्य गैसों में नाइट्रिक ऑक्साइड NO, आगे है कार्बन मोनोऑक्साइड SO। और इस प्रकार से उपर्युक्त सभी गैसें वायुमंडल के सांद्रण को प्रभावित करती हैं। ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव उसके द्वारा अवशोषित विकिरण की तरंग की लंबाई पर निर्भर करता है। इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन सर्वाधिक प्रभाव डालती है और इस प्रकार से ओजोन गैस जो परावैंगनिक किरणों का अवशोषण करती है, पार्थिव विकिरण का अवशोषण कर लेती है। ग्रीन हाउस गैसों के लंबे समय तक प्रभावी रहने से वायुमंडलीय तंत्र भी देर से उभर पाता है। ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक सांद्रण कार्बन डाइऑक्साइड गैस का है, जो तेल, गैस एवं कोयला आदि जीवाश्म ईंधनों के दहन से पनपती है। महासागर और वन कार्बन डाइऑक्साइड के भंडार बन गए हैं। वनों की कटान से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा बढ़ गई है। यह गैस लगभग 0.5% वार्षिक की दर से बढ़ती है। औद्योगिक उत्पादन भी इसे बढ़ाने में योगदान देता है। और इस प्रकार से आगे हम चलते हैं और आगे देखेंगे मानवीय गतिविधियां जिस गैस को जन्म देती हैं उसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। ओजोन गैस समताप मंडल में परावैंगनिक किरणों को ओजोन में बदलकर सुरक्षा कवच के रूप में घातक गैसों के प्रभाव से पृथ्वी की सुरक्षा करती हैं। ग्रीन हाउस गैसें ओजोन गैस का क्षरण करती हैं। ओजोन गैस का सर्वाधिक विनाश अंटार्कटिका के ऊपर हुआ है, जिससे ओजोन की परत में छिद्र बन जाने से परावैंगनिक किरणों के धरातल पर आने की संभावना बन गई है। इसके विषय में संपूर्ण विश्व का चिन्हित होना स्वाभाविक है। से आगे हम देखेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण वैश्विक उष्मन और जलवायु परिवर्तन की समस्याएं पनपी हैं। भूमंडलीय उष्मन धरातल के समूचे पोषक तंत्र को प्रभावित करता है। तापमान बढ़ने से हिमटोपियों और हिमानियों के पिघलने से महासागरों में जल के स्तर बढ़ने से बाढ़ों के विनाश का खतरा मंडराने लगा है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल। आइए देखते हैं, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन, ग्लोबल वार्मिंग तथा जलवायु परिवर्तन की समस्याओं ने इसके निराकरण के विषय में संपूर्ण विश्व को सोचने पर विवश कर दिया है।
इससे उत्पन्न होने वाली सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य की समस्याओं ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इनके विवरण की उपाय खोजने पर विवश कर दिया है। इनके निराकरण के लिए किए गए प्रयास का प्रतिफल है क्योटो प्रोटोकॉल। और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे कि 1997 में समूचे विश्व के प्रतिनिधि क्योटो नगर में आयोजित समारोह में सम्मिलित हुए और इस समारोह में पारित प्रस्तावों को 2005 में उद्घोषित करके लागू किया गया, जिसका समर्थन 141 देशों ने एक मत से किया। प्रोटोकॉल में 35 प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रों ने 2012 तक उत्सर्जन स्तर में 5% की कटौती करने का आश्वासन दिया। यह प्रयास निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर हो रहा है। और इस प्रकार से आज हम लोगों ने अध्याय 12 का अध्ययन किया। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।